तो आज हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे। ठीक है, थर्ड यूनिट ऑफ 12th क्लास। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था? हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे रेजिस्टेंस है ना, कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टेंस पढ़ लिया था। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि कंडक्टर्स किस प्रकार के होते हैं ना, दो टाइप के हमने पढ़े थे। एक तो मेटेलिक कंडक्टर था और दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस था। ठीक है, कि कंडक्टर भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन कर रहे हैं, जो उनमें फ़र्क क्या है। जैसे कि एक मेटल है तो वो कैसे कंडक्ट करता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो बाय किस मींस करता है। तो हमको पता चला था कि मेटेलिक कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, जबकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो उनमें आयंस जो हैं वो क्या करते हैं, कंडक्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक हमारा पिछला कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, बेसिक चीज़ें जो हुआ वो क्लियर हो गई थी। ठीक है, अब हम जम कर रहे हैं सोल्यूशंस में कि कंडक्टिविटी जो है, जैसे कि कल मैं मोलर कंडक्टेंस की यहाँ पे आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। तो मोलर कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट के बिहेवियर वाइज कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, उनको निकालने का तरीका क्या है और किस केस में क्या रहता है, मोलर कंडक्टिविटी कैसे ज़्यादा हो सकती है, कैसे कम हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग कंडक्टिविटी की बात कर देते हैं डिल्यूशन के साथ। अब क्या हमने डाइल्यूशन करने लगे हैं, डाइल्यूशन करेंगे किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और सोल्यूशन में जो है वो उसका बिहेवियर पढ़ेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने कंडक्टिव, पहले क्या है देखो, हम लोग बात करते हैं डाइल्यूशन की, है ना। डाइल्यूशन में मैंने ऐसे बात करनी की कंसंट्रेशन जो है वो आपकी नियरली ज़ीरो की तरफ चल जाए। तो उसमें मोलर कंडक्टेंस जो है ना, चलो मोलर कंडक्टेंस तो छोड़ो, अभी कंसंट्रेशन ज़ीरो चल जाना मतलब वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन कर देना, है ना। देखो क्या होता है, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कर दोगे, बहुत ज़्यादा कर दिया तो कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी। हमने इतना ज़्यादा वॉल्यूम कर देना है कि ये कंसंट्रेशन जो है वो टेंड करे किसको, ज़ीरो को। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो है वो टेंड करे ज़ीरो को। तो सबसे पहले जो है, अभी हम लोग बात करें कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी मीन्स के, है ना, कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन की बात करें तो कंडक्टिविटी, हम लोग क्या बात करें, डिसोल्यूशन या फिर डाइल्यूशन की बात करें ना, डाइल्यूट करा किसी सॉल्यूशन को जिसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो एक तो कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क हुआ और दूसरा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी पर उसका क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करता हूँ तो कंडक्टिविटी जो होती है आपकी के, जो कि क्या थी, कंडक्टिविटी जो थी वो 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी थी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होती है ना, कंडक्टिविटी बेसिकली क्या है, अगर फार्मूला वाइज अगर आप बाहर जाके समझो तो कंडक्टिविटी होता क्या है, किसी आयन का फ्लो, किसी आयन का फ्लो सो एज टू गेट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन, है ना। किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में कंडक्टिविटी क्या रहेगा, किसी आयन का फ्लो होना ताकि क्या हो सके, कंडक्टिविटी हो सके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सके ना। अभी हम लोग पढ़ के आए कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होता है, आयंस का फ्लो होता है ना, आयंस के थ्रू चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो आयंस की जितनी अच्छी कैपेबिलिटी रहेगी, कंडक्शन उतनी अच्छी रहेगी, तो वही चीज़ कंडक्टिविटी है ना। तो कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करेगी कितने ज़्यादा आयंस हो। लेट सपोज कि ये सोल्यूशन पहले इतना था और इसमें लेट सपोज चार क्या थे, आयंस थे। उसके बाद मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, डबल कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो ये देख रहे हो, ये चार जो हैं ऐसे प्रेजेंट है, ये चार चीज़ें क्या हैं, आयंस है। मैंने क्या किया, पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में जो है, पर सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में जो है मैंने नंबर ऑफ आयंस कम कर दिए। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है वो आपकी डिपेंड ही आयंस पे करती है। तो अगर मैंने आयंस ही कम कर दिए पर सेंटीमीटर क्यूब पे, तो क्या होगा, आपका कंडक्टिविटी जो है वो विद डिल्यूशन
कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन जो है वो कम होगी। ये चीज़, जितनी चीज़ समझ आई, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे, ठीक है। तो अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब मिलीलीटर्स में वॉल्यूम दिया होगा ना, तो 1000 ml तक, है ना, तो उसके लिए मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, मोलर कंडक्टिविटी इज के इंटू वी, वेर वी इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो क्या है, अब कंडक्टिविटी तो आपने पढ़ लिया कि जो है विद डायलेशन जो होगा वो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब में जो प्रेजेंट थे वो कम हो गए। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का सारा जो डिपेंडेंसी है वो नंबर ऑफ आयंस पे ही है, कि भैया जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर पाएंगे, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो अगर वो आयंस ही कम हो गए तो कंडक्टिविटी ऑब्वियसली कम होगी। बट मोलर कंडक्टिविटी में क्या है, ये ना, मोलर कंडक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो देखो क्या करते हो, जब आप किसी चीज़ को डाइल्यूट करना शुरू करते हो, डाइल्यूट करते हो, और हमें क्या करना है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन नियरली जीरो ले आनी है, इतना ज़्यादा उसको डाइल्यूट करना है ना। तो आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो, डाइल्यूशन करते जा रहे हो, तो आपको पता है कि कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करेगी। ऐसा नहीं होगा कि मोलर कंडक्टिविटी पढ़ रहे हो तो आपका कंडक्टिविटी जो है वो इसमें इंक्रीज करने लग जाए। बट क्या होगा ना, ये वॉल्यूम का जो इंक्रीज होगा ना वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। आप किसी चीज़ को डाइल्यूट कर रहे हो तो उसमें बहुत सारा वॉल्यूम मिलाने पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम, फिर थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम, तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है और कंसंट्रेशन थोड़ा 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 कम होता है, ठीक है। तो जब आप वॉल्यूम बढ़ाकर कंडक्टिविटी को जिस एंगल पे कम कर रहे थे, उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम का जो इंक्रीज है वो बहुत ज़्यादा था। लेट सपोज कि के जो है वो 10 से 9 8 आ गया। आपने क्या आफ्टर एडिंग, जब हमने ऐड करा उसमें 500 ml वाटर, तो आप देख रहे हो कि मान लो लेट सपोज कि इसका 1000 ml वाटर था, और 1000 ml से 1500 ml वाटर आ गया। बट ये जो डिक्रीज आया ये तो बहुत कम आया इसके कंपैरिजन में, है ना। इसका इंक्रीज 500 हुआ और यहाँ डिक्रीज 2 हुआ। तो आपको लगता है कि इसका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, वो ऑब्वियसली बढ़ेगा, है ना, क्योंकि वॉल्यूम का जो इंक्रीज है वो वेरी सिग्निफिकेंट है। इसलिए मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करेगी विद डाइल्यूशन, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब में जो प्रेजेंट होंगे वो कम होंगे। बट मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम, वेयर द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज वेरी सिग्निफिकेंट, दैट इज वाई द नेट प्रोडक्ट विल इंक्रीज एंड मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज विद डाइल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई। देखो क्या है ना, अब एक चीज़ और उसमें थी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो भी इंक्रीज करेगी विद डाइल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब ना हम लोग ना अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, और इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे, उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसे बहुत डाइल्यूट कर देंगे, ठीक है। तो उसकी कंसंट्रेशन नियरली जीरो हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमें पता है कि कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई। तो अब देखो क्या है, मैंने सबसे पहले लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमने स्टडी किया, क्या पढ़ रहे हैं हम, डाइल्यूशन कर रहे हैं, उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले उसके बारे में कुछ चीज़ बताऊंगा, बट उससे पहले हमारे पास एक इक्वेशन थी, डिबाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन। ये जो है डिबाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन की बेसिस पर हमने कुछ ड्रॉ करा है, एक ग्राफ, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ग्राफ। तो जब मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेट सपोज मैंने क्या ले लिया, HCl और KCl ले लिया, है ना। तो ये ना कुछ ग्राफ ऐसे बने, देखो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही स्टीप बना दिया, इसको थोड़ा सा ना सीधा कर लेते हैं। ग्राफ ना कुछ ऐसा बना, देखो मैंने ना कंसंट्रेशन का रूट, पहले डिबाय हुक्कल्स ऑन सैगर इक्वेशन मैंने लिख दी, ये थी लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी, ठीक है। तो क्या करा मैंने, इसको y माना, है ना, इसको माइनस एम एक्स माना, और ये था c आपका। c मीन्स इंटरसेप्शन, इंटरसेप्ट जो था वो पॉजिटिव था, स्लोप जो था वो नेगेटिव था। तो ये ना कुछ ऐसे ऐसे स्लोप आए, दिस वॉज फॉर KCl एंड दिस वॉज फॉर HCl, ठीक है। तो ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ना, ये आपकी कंसंट्रेशन दी हुई ठीक है, और यहाँ पर जो है आपकी मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है ना। तो ये देख रहे हो, ये जो है ये इस पर्टिकुलर का क्या है,
लैम्डा एम इनफाइनाइट है, ठीक है, विद स्लोप ऑफ नेगेटिव, विद नेगेटिव स्लोप विच इज ग्रेटर देन थीटा। यहाँ पर भी आप देख रहे हो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है फॉर HCl। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ना कि यहाँ पे दो, इसका स्लोप अपना पर्टिकुलर क्या होगा, -A1 होगा, इसके अकॉर्डिंग इसका स्लोप जो है वो -A2 होगा, ठीक है। तो ये डिबाई हुकल्स ऑन सैगर इक्वेशन की वजह से हमने जो है वो ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ बेसिकली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पता है, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि हमने यहाँ निकाला है लैम्डा एम इनफाइनाइट विच इज़ अ लिमिटिंग वैल्यू, मतलब हमने मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हम क्या निकाल रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन and the concentration at that time will reach to zero. The concentration will tend to zero, and we will get limiting value of molar conductivity at infinite dilution, ठीक है। तो हमें ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो देखो ये जो क्या है, हमने यह ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये C जो है हमारे पास एज अ कंसंट्रेशन है, लैम्डा एम जो है वो मोलर कंडक्टिविटी, ये आपको पता है, ठीक है। ए जो है ये ना एक तरह का एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट मैं बताऊंगा कि किस पे डिपेंड करता है, बट एक कांस्टेंट देख लो, ये कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, टेम्परेचर पर, और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे कि देखो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में NaCl है, तो इसको कहते हैं 1,1 टाइप, मीन्स कि ये केटाइन का पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है, एनाइन की बात कर रहा है। लेट्स सपोज कि मेरे पास हो MgSO4, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 नेगेटिव, तो ये 2,2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट होगा। CaCl2 ले लूँ तो वो आपके पास 2,1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो ये देख रहे हो जो जो 1,1 टाइप होंगे उनका ए जो है वो सेम रहेगा अंडर जब सॉल्वेंट कांस्टेंट रहे और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो लेट्स सपोज NaCl है ना, NaCl के लिए भी ए सेम रहेगा, और उसके जो 1,1 टाइप के और रहेंगे उनके लिए ए जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। बाकी और चीज़ों के लिए चेंज होगा, ठीक है। जबकि आप इंटरसेप्ट देख रहे हो कि यहाँ पे HCl का ज़्यादा आ रहा है, KCl का ज़्यादा आ रहा है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट कंपैरिजन करें तो HCl इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। HCl इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, आपको ये पता है, तो इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई आपको, ग्राफ देखने का समझ आया। अब देखो क्या इनफाइनाइट डिल्यूशन ऐसे नहीं निकला है, देखो ये वैल्यूज जो है ये ग्राफ की ऐसे आती हैं, बट क्या होता है ना, हमें इस ग्राफ के थ्रू जो है क्या निकालना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कब आएगी, जब कंसंट्रेशन जो है वो जीरो टेंड करेगा, और जीरो मींस ग्राफ जो है वो इस पॉइंट पे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट, इसको खींच देते हैं, दोनों केसेस में क्या करते हैं, थोड़ा सा ना खींच लेते हैं, और इसको यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है आपकी, नियरली जीरो हो जाती है, देख रहे हो आप। अब इस केस में जो हम लैम्डा एम इनफाइनाइट आसानी से निकाल सकते हैं फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मेथड यूज होता है, ठीक है। आपको ये समझ आ गई कि ये कैसे निकालते हैं। बट देखो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी का कितना, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कितना इफेक्ट है। देखो क्या होता है ना, मोलर कंडक्टिविटी इन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना, बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं होता है कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, कि कोई एक ट्रेमेंडस अमाउंट हो जाए। देखो बिकॉज क्या होता है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में फ़र्क किस चीज़ का है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में फ़र्क है डिसोसिएशन का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की भी बात कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये नियरली 1 होता है, मतलब क्या है, 100 आयंस डाले और 100 के 100 डिसोसिएट हो गए, 100 के 100 डिसोसिएट हो गए, आयंस बन के उन्होंने कंडक्टिविटी की या कंडक्टेंस की, है ना, इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी चीज़ की, ठीक है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, सारे के सारे आयंस जो है वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, सारे के सारे आयंस डिसोसिएट नहीं हुए, तो मोलर कंडक्टेंस जितनी बढ़नी चाहिए थी वो एट अ पर्टिकुलर डाइल्यूशन नहीं, एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन नहीं बढ़ी। बट क्या करेंगे, जब हम उसमें डिल्यूशन 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 करेंगे, तो आप आगे जाके पढ़ोगे कि क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बचे हुए आयन जो अनडिसोसिएटेड आयंस थे वो भी डिसोसिएट होने लगेंगे, डिसोसिएटेड होंगे तो डिल्यूशन के बाद नंबर ऑफ आयंस वीक इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज करेंगे, और वहाँ क्या होगा, डाइल्यूशन एट अ हाई डाइल्यूशन या फिर कंसंट्रेशन में 10 टू इक्वल टू 0, उस टाइम पे जो है वो आपका सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा किसमें, मोलर कंडक्टेंस में, क्योंकि आयंस बढ़ जाएंगे तो मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, देखो आपने 100 आयंस डाले और 100 के 100 जो है वो डिसोसिएट हो गए, तो वो सारे चले गए आयंस में, और वो क्या किया उन्होंने, अपना क्या कर दिया,
कंडक्टिविटी बढ़ा दी सॉल्यूशन की। बट एक केस ऐसा हो सकता है, लेट सपोज कि जो आयन की जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन है ना इलेक्ट्रोलाइट प्लस सॉल्वेंट का, उसमें मान लो कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, कोई भी चीज़ वाटर में डिसोसिएट होती है। अगर NaCl ही है तो वो डिसोसिएट हो गई है ना, और मान लो ये ना बहुत पास पास आ गए, इतनी कंसंट्रेशन, इतनी ज़्यादा घनत्व है ना उस चीज़ की कि जो अपोजिट आयन थे वो पास आ गए। और पास भी किस वजह से आएंगे, क्योंकि इंटरआयनिक अट्रैक्शन होंगी ना इनके बीच में। वाटर में जाने के बाद भी ये आयंस जो अपोजिट चार्ज के हैं, मान लो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड है, तो अपोजिट चार्ज के जो होंगे वो आपस में इंटरआयनिक अट्रैक्शन की वजह से क्लोज आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है, आपकी आयंस की मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बेसिकली डिपेंड किसकी करती है, आयंस के मूवमेंट पे। बट यहाँ देखो इंटरआयनिक स्पेसिस की, इंटरआयनिक अट्रैक्शन की वजह से NaCl क्लोज आ गया कोई, ऐसी बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत कंसंट्रेशन, बहुत गाढ़ा गाढ़ा जो है वो सोल्यूशन है, तो इसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज कर सकती है। बट जब हमने डायल्यूशन किया, डायल्यूशन किया और इनफाइनाइट डायल्यूशन पे ले गए, तब एक्स्ट्रापोलेशन से हमने जो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन निकाल लिया, और वो क्या था, थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज हुआ। जो इंक्रीज था वो स्लाइड था इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज आयन ऑलरेडी डिसोसिएटेड थे। बट किसी भूले भसरे केस में जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बड़ा ज़्यादा था, उस केस में थोड़ा सा हमने डिल्यूशन किया, और जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन बनने की कोशिश कर रही थी ऑपोजिट आयन के बीच में, वो पानी में रुल गए और जाके ये पॉजिटिव इस कोने में, नेगेटिव इस कोने में। तो जब आयंस दूर हो गए तो उनका मूवमेंट हुआ, अच्छा मूवमेंट हुआ, और स्लाइटली जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन थोड़ी सी इंक्रीज हुई। अब दूसरा आ जाता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस। तो अभी हम लोग दूसरा आ गया हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट का, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन व्हेन विल टेंड टू जीरो। देखो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं, कि मतलब कितना मिला है और कितना आयन जो है वो डिसोसिएट हुआ। क्योंकि क्या होता है कि मोलर जो अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेट्स सपोज कि CH3COOH या एसिटिक एसिड की मैं बात करूँ, तो ये जब जाता है तो आपने पढ़ा होगा 0.1 0.2 है ना, ये 0.1 0.2 क्या आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब समझ रहे हो, एक आयन, 10 आयन्स थे उनमें एक आयन ही डिसोसिएट हुआ, या दो थे उसमें 10 में से दो ही हुआ। तो जब सारे आयन्स आपके मिले नहीं सॉल्यूशन में, तो मूवमेंट ऑफ आयन्स हुई नहीं, तो कंडक्टिविटी इतनी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं हुई। बट क्या होता है ना, जब हमने डिबाइल होकल ऑन से अगर ग्राफ ड्रॉ किया इसका, है ना, तो वो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा ड्रॉ करके आया। देखो क्या था, जो वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन था ना पिछले केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वो भी हमने किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू निकाला था। अब हम इसका भी ट्राई कर रहे हैं कि ग्राफ के थ्रू निकाले, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी ये आ गया ग्राफ, और ये आपका आ गया कंसंट्रेशन का रूट। बट जब मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया ना, तो कुछ ऐसा आया फॉर CH3COOH, ठीक है। और ये लाइन जो थी ना, ये देख रहे हो आप, ये इन्फिनिटी तक टच नहीं होगी, ठीक है। और अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी कहीं निकालनी है, जो कि कुछ ऐसे होगी ना, आपको मैंने ग्राफ बताया था, तो हमें इसको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करना पड़ेगा, ताकि हम कंसंट्रेशन को किसी तरह समहाउ जीरो कर दें, इस लाइन के साथ ज्वाइन कर ले, जो कि इस केस में पॉजिटिव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ एक्स्ट्रापोलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो अब हम जो है वो इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाले कैसे। डिबाई हुकल ऑन सैगर इक्वेशन जो है वो तो यहाँ फेल हो गई, ठीक है। अब ये चीज़ तो चलो समझ आ गया आपको। अब डाइल्यूशन के बाद जो है वो आपका, मतलब आफ्टर डाइल्यूशन जो है वो आपका मोलर कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज क्यों कर रहा है। देखो बेसिकली क्या होता है, मैंने वही चीज़ बताई ना, अल्फा क्या होता है, सिंपली 0.1 0.2 इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब आप उसको डाइल्यूट करने लगते हो ना, तो पहले ये आयंस इतने से सॉल्यूशन में प्रेजेंट था, एक गुच्छा बन गया जो अनडिसोसिएटेड है, और कुछ जो है वो डिसोसिएट हो गए। आपने और बढ़ा दिया, और सॉल्यूशन बढ़ा दिया, है ना। और अब ये जो टूटा इतना बड़ा गुच्छा था, ये डिसोसिएट होकर और डिसोसिएट हो गया। बट जब आप इसको किस पे ले जाओगे, एट कंसंट्रेशन जीरो, या वॉल्यूम जो है वो इनफाइनाइट ले जाओगे, है ना, बहुत सारा डाइल्यूट करोगे, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करोगे, है ना, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगी प्रीवियसली जो मोलर कंडक्टेंस थी। मैंने जैसे कहा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो सारे आयंस तुरंत जलते ही सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में धीरे 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 अप टू कंसंट्रेशन, जब तक आप जीरो पे लेके जाते हो ना, तो देखते हो कि देखो इस कंसंट्रेशन पर जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी,
तब मोलर कंडक्टेंस कुछ नहीं थी, और देखो अब धीरे धीरे पीछे लेके जा रहे हो, मतलब कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हो उसको, और वाटर और वाटर और वाटर मिला के उसे और डिल्यूट करते जा रहे हो, तो कितना सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है आपका मोलर कंडक्टिविटी में। क्यों? वहां पे तो ऐसा नहीं, वहां पे तो कुछ ऐसा ग्राफ था, बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं आ रहा था। तो यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि जितना आप डिल्यूट कर रहे हो, जितना आप डिल्यूट कर रहे हो, क्या हो रहा है उसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस मोर डिसोसिएट हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयन डिसोसिएटेड जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। जिस आयंस बढ़ गए मतलब मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, और वो मोलर कंडक्टिविटी हम लोग इनफाइनाइट डिल्यूशन पर जो निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। बट इस ग्राफ डिबाय हुक्कल ऑन सैगर इक्वेशन की वजह से ये तो पॉसिबल है नहीं। इस जैसे हमने डिबाय हुक्कल ऑन सैगर इक्वेशन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सट्रापोलेशन से हमने ग्राफ ड्रॉ करके लैम्डा एम इन्फिनिटी निकाल दिया, बट इसके लिए तो पॉसिबल है नहीं, है ना? इसके लिए तो पॉसिबल है नहीं, तो हमारे लिए उसके पास आया हमारे पास कोलार्च लॉ। ठीक है, तो अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कोलार्च लॉ क्या है। ठीक है, तो कोलार्च लॉ किसके लिए था? बेसिकली एम लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालने के लिए, किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालने के लिए हमने लैम्डा एम इन्फिनिटी जो है वो कोलार्च लॉ का खोजा। ठीक है, तो कोलार्च लॉ क्या कहता था कि आयंस जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो माइग्रेट करती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा आपको कि एट सर्टेन कंसिडरेशन सी जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट इक्वल टू 1, बट कंसंट्रेशन व्हेन इक्वल टू 0, है ना, व्हेन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0 लैम्डा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट विल टर्न आउट टू बी 1, मतलब वो पूरा डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो कोलार्च लॉ क्या कहता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन whole of the weak electrolyte dissociated at infinite dilution, when whole of the weak electrolyte dissociated, each ion move या migrate while not depending upon the presence of other ions। मतलब समझो क्या है? कोलार्च लॉ कहता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट को मिलाओगे, किसी सॉल्ट को तोड़ोगे, है ना, लिक्विड में, किसी सॉल्वेंट में, तो दो तरह के आयन बनेंगे, एक पॉजिटिव बन सकता है, एक नेगेटिव बन सकता है। बट क्या है, जो ये पॉजिटिव या नेगेटिव बन रहे हैं, ठीक है, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, वो एक दूसरे के ऊपर नहीं डिपेंड करेंगे अपनी मूवमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कि मेरे को यहाँ से जहाँ जाना है और दरवाजे से किसी को अंदर आना है, दरवाज़ा इतना बड़ा है तो मैं ये नहीं डिपेंडेंट हूँ कि भैया पहले वो आ जाए फिर मैं निकलूंगा। जैसे ट्रेन जाती है ना, ट्रेन निकलती है तो क्या होता है, कई जगहों पर ट्रेन जो है वो रुक जाती है, वो वेट करती कि कोई सामने वाली ट्रेन आ रही है और ट्रैक एक ही है, तो जब वो निकल जाएगी तो मैं निकलूंगी, है ना। ऐसा होता है ना, ट्रेन कई बार रुक जाती हैं स्टेशन से पहले, या कहीं पे पोजीशन कहीं अजीब सी जगह पे ही रोक देते हैं, फिर आपको देखते हो क्या कि दूसरी ट्रेन जो है वो निकली बड़ी ट्रैक से और तुरंत जो है आपकी ट्रेन चल दी। मतलब वहाँ पे जो है ट्रेन की मूवमेंट जो है वो किस पे डिपेंड हो गई? अदर ट्रेन पे डिपेंड हो गई। बट मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कोलार्च लॉ बता रहा हूँ, जहाँ पर कोई ऐसी ट्रेन है, कोई ऐसी आयन है जो आने वाली आयन की या कोई भी आयन और प्रेजेंट है उसकी मूवमेंट या उसके नेचर पर जो है वो डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट है अपनी मूवमेंट या माइग्रेशन के लिए। ठीक है, तो कोलार्च लॉ ये कहता है। अभी कोलार्च लॉ ने बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स दिए। ठीक है, कहने को तो सिंपल सा लॉ था बट इसने काफ़ी चीज़ें जो है वो प्रूव करी। ठीक है, सबसे पहले था कोलार्च लॉ में क्या आया, हमें अल्फा आया। अल्फा जो था क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसमें क्या था, लैम्डा एम एट कंसंट्रेशन सी अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आएगा। अल्फा क्या है आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और एक इसके इक्वल होता है मोलर कंडक्टिविटी एट अ सर्टेन कंडीशन कंसंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद दूसरा था, इसने क्या करा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फाइंड करने में मदद की फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मैं इसका एक केस लेके दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई आयन ब्रेक होता है तो कैसे उसको कोलार्च फॉर्म में लिखते हैं। लेट्स सपोज कि लैम्डा एम इनफाइनाइट हम किसका लिख रहे हैं,
फॉर Al2SO4 है ना 3। तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 ऑफ लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव प्लस 3 ऑफ लैम्डा m इनफाइनाइट SO4 3 नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। ये इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लो मेरे को कह दिया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकालना है CH3COOH का, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय हुक्कल ऑन सैगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं निकाल सकते, तो हमारे पास बचती कोलाश लॉ की इक्वेशन। तो उसमें देखो क्वेश्चन में ऐसा दे दिया होगा लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ किसका दे दिया हुआ है, CH3COO Na का दे दिया हुआ है। ठीक है, लैम्डा एम इन्फिनिटी आपको दे दी हुई है, HCl की दे दी हुई है, लैम्डा एम इन्फिनिटी किसकी दे दी हुई है, फॉर NaCl दे दी हुई है। तो आप इन तीनों को यूज़ करके CH3COH बनाकर क्या करोगे, इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकालोगे। तो अगर मुझे ये निकालना हो लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COOH, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में क्या ऐड कर दूंगा, माइनस क्या कर दूंगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी एट Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ना। आप इसका सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हो, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको इससे और इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। देखो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, लैम्डा एफ इनफाइनाइट ऑफ Cl जो है वो किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा एम Na जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये और ये फाइनली जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी निकालने का एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। तीसरी चीज़ क्या जाती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पता है के, वो होता है के इज इक्वल टू सी अल्फा स्केयर 1 माइनस अल्फा, जहाँ पे सी को लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट का स्केयर अपॉन 1 माइनस लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट है ना, ये लिखकर इसको फर्दर सॉल्व करके हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। फोर्थ जो है वो थोड़ा स्पेस लेगा तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अगर हम किसकी निकालनी हो, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट्स की अगर मैं बात करूं, स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, जो वाटर में लेस सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है मैं सॉल्यूशन से रिलेट करूंगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं ना स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है, जैसे AgCl है, PbSO4 है, ये जो है ना ये रेडियली डिजोल्व नहीं होते वाटर में, थोड़ा सा हो जाएंगे और उसके बाद एज सच हो जाते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, उसको हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम ऐसे इज अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन मान सकते हैं, और सेचुरेटेड सॉल्यूशन है मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वही इसकी सॉल्युबिलिटी के इक्वल होगी, हम मान सकते हैं जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मतलब वो सेचुरेशन आ गया उसका, बहुत जल्दी इसका सेचुरेशन आ जाएगा, क्योंकि इतना जल्दी इतना ज़्यादा वाटर जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है वो वाटर में सॉल्युबल है ही नहीं। तो बहुत जल्दी क्या हो गया आपका ना, जो सॉल्ट आपने मिलाया वो खड़ा दिखने लग गया आपको, मतलब वो मिल नहीं रहा है, मतलब क्या झट से जो है उसका सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, मतलब उसका डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम उसकी कंसंट्रेशन मान सकते हैं कि इतना ही कंसंट्रेशन जो है वो उसमें मिला सकते हैं, इसके बाद मोर कंसंट्रेट नहीं कर सकते, और उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को हम उसकी सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं। तो जैसा हमारे पास फॉर्मूला कुछ ये था ना, K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी लिख रहे थे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको चेंज करके हम लैम्डा एम इनफाइनाइट हम लोग वी कैन चेंज दिस टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये भी जो है वो कोलाश लॉ की एप्लीकेशन में आ जाती है चौथी चीज़। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाता है एक और चीज़ आपका जो है, कोलाश लॉ आपका यहाँ पे डन हो गया। अब उसके ऊपर क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे वो जो है वो आपको उतना ही बेनिफिट देगा। देखो मोलर कंडक्टिविटी में ना कई बार आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकालने को आ जाता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। तो कुछ नहीं करना उसमें, उसमें क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर
एम अपॉन लैम्डा एम इक्विवेलेंट इंफॉर्मेशन अपॉन जेड, ये ना जेड के इक्वल लिख लेना। फिर जेड क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव यूनिट चार्ज ओवर ओवर पर एटम ऑफ मॉलिक्यूल, ओवर ओवर पर मॉलिक्यूल या पर कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लिख दी, ये आपकी सिंपल लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए भी इक्वल हो जाएगा जेड के इक्वल। ठीक है, ये बेसिकली तब आता है ना जब आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने को बोल दिया हो। जैसे कि लेट सपोज कि आपके पास ना ये पड़ा है L2S4 3, है ना, ये तो ऐसा डिसोसिएट होगा Al3 2 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, है ना। यहाँ पर अगर मान लो आपको आपने क्या करा, आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आ गया सिंपल सा, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी में तो सिंपल सा आपने निकाला, मान लो आपके पास ना मोलर कंडक्टिविटी पड़ी है। अब आपके पास ये वाली इक्वेशन पड़ी जहाँ पे z आपको निकालना है, z क्या रहेगा, पॉजिटिव यूनिट चार्ज और पॉजिटिव या नेगेटिव यूनिट चार्ज ओवर पर कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे कि एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम में एक एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव होगा, पर कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो ये 6 आ जाएगा। वैसे आप दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए भी ले सकते हो, SO4 2 नेगेटिव है, जो कि हैं कितने 3, तो 3 से मल्टीप्लाई तो 6 नेगेटिव चार्ज या 6 पॉजिटिव चार्ज, तो Z आ जाएगा 6। तो अगर आपको मोलर कंडक्टेंस निकालनी है ना, Z इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट कर दें, तो यहाँ से लैम्डा m बाय 6 कर दूंगा, तो यहाँ लैम्डा ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो आपका निकल के आ जाएगा। तो ये वाला क्या कहते हैं इक्वेशन भी अपने दिमाग में रखना, ठीक है। दूसरा जो है आयनिक मोबिलिटी आ जाती है ना। आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ आयन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन एन आयन is present between a potential gradient पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट जहाँ भी लग जाए मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ के पैर में एल लगा होगा, मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो v अपॉन एल, पोटेंशियल अपॉन एल क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो वेलोसिटी कह रहा हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो आयनिक मोबिलिटी क्या, वेलोसिटी ऑफ आयन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन आयन इज प्रेजेंट बिटवीन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वॉट पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये समझ आया। तो आयनिक मोबिलिटी कई बार निकालने को आ जाती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो वो होती है आयनिक कंडक्टेंस अपॉन 96500 के इक्वल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि क्या होता है आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, ठीक है। आयनिक मोबिलिटी को कई जगह एब्सोल्यूट मोबिलिटी करके भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आपके पास हमारे पास ना दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी उसको आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने लाइन बना दी, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। एक आपका आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। एक आपका आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा आ गया आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, केमिकल एनर्जी जो थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती थी, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी बनती थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें कैसा होता था, कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है और उससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कह देते हैं कई बार, ठीक है, ये भी दिमाग में रखना। तो क्या होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बना दी। लेट सपोज कोई रिएक्शन हुआ, कोई रिएक्शन में क्या होता है, आपने डेल्टा जी पढ़ा होगा, है ना, थर्मोडायनेमिक्स में, जो कि नेगेटिव हो तो वो रिएक्शन को क्या बना देता है, स्पॉन्टेनियस बना देता है। डेल्टा जी को हम यूजफुल फ्री एनर्जी भी बोलते हैं ना। तो देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये जो यूजफुल फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी नेगेटिव,
ये एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस, एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना रही है, वो रिएक्शन अच्छा हो रहा है, और उस रिएक्शन से क्या हो जा रहा है, हम लोग उस यूजफुल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस यूजफुल एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी जो थी गिब्स की, जो कि रिएक्शन को क्या बना रही थी, स्पॉन्टेनियस, उसने उस रिएक्शन को करवाया, और उस रिएक्शन के होने से क्या मिल गया हमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गया, जिसको हमने अलग अलग सेल्स या फिर है ना गल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल है, इन सब चीज़ों में जो है वो स्टोर कर लिया या यूज़ कर लिया। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो कुछ ऐसा होता है। डैनियल सेल्स के बारे में शायद आपने सुना होगा, वो ना वो बेसिकली किस पे बेस्ड था, एक ऑक्सीडेशन और एक की रिडक्शन। तो बेसिकली वहाँ क्या होती थी, केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, उसकी वजह से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड हो रही थी। जैसे लेट्स सपोज कि जिंक सॉलिड था और प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस था डैनियल सेल में। तो यहाँ क्या हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस हो गया, और कॉपर 2 पॉजिटिव क्या हो गया, कॉपर जो है वो सिंपल सॉलिड हो गया। ये आपका डैनियल सेल था, ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, ठीक है। इसमें गैल्वेनिक सेल वगैरह भी आते हैं, वोल्टेइक सेल भी आ जाते हैं। केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो एनर्जी, जो उनकी स्पॉन्टेनिटी में जो गिब्स फ्री एनर्जी मिलती है, उस गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ आया। और उसका गीज़र, फैन और ये सब वो सब चीज़ों में उपयोग हो सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आ जाता है आपका, उसके बाद आ जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, क्या होगा, आपका आयन जो है वो किस में डिजोल्व होगा, सोल्यूशन में मिलेगा, और क्या होगा, हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज लगाएंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज लगाएंगे, और हमारे पास सूटेबल या डिज़ायरेबल जो है वो हम एलिमेंट्स को जो है हम सेपरेट कर लेते हैं, जैसे कि ना NaCl के रिएक्शन में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करने हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं मीन्स आयंस को मिला रहे हैं। आयंस जो है वो आपके प्रेजेंट होंगे किस स्टेट में, मॉल्टन या एक्वस स्टेट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि NaCl है, NaCl जो है डिसोसिएट हुआ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। मैंने उसको इलेक्ट्रोड में मिलाया, इलेक्ट्रोलाइटिक, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, ये Na पॉजिटिव जो है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, Na सॉलिड बन जाएगा और किसी इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। जबकि ये जो Cl नेगेटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, आपका गैस बन जाएगा, और ये लिबरेट हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या हुआ, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दौरान मैंने बाहर से वोल्टेज अप्लाई किया, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स दिया, मोल्टन या एक्वस सोल्यूशन को मिलाया, और क्या किया, अपना डिज़ायरेबल, लेट सपोज कि मुझे सोडियम चाहिए था, तो मैंने वहाँ से क्या कर लिया, अपना डिज़ायरेबल सोडियम निकाल लिया, और क्लोरीन जो था वो उड़ गया वहाँ से, और जो वो लिबरेट हो गया, जो कि हमारे काम का नहीं था। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये कई जगह यूज़ होता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, caustic soda, F2 एंड Na एंड पोटेशियम, और भी जितने ज़रूरी मेटल्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन में जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो यूज़ हो सकता है, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है उपयोग करके क्या बनाते हैं, उसका केमिकल एनर्जी, उससे हम लोग क्या कराते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं बेसिकली, ठीक है। उसका हम लोग क्या कराते हैं, केमिकल रिएक्शन, जबकि यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, केमिकल रिएक्शन से क्या बना रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। चीज़ अगर गिब्स एनर्जी वाली बात कर लो तो क्या था, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी जो है यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी, मतलब जो आपका प्रोसेस रहेगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, ठीक है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, इसलिए उसे बाहर से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सो दैट कि वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो यहाँ ये याद रखना कि पॉजिटिव यूजफुल एनर्जी या फ्री एनर्जी जो है वो जब नेगेटिव रहेगी तभी हमारे लिए अवेलेबल रहेगी, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव तब रहता है जब रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है, तभी हमें वो कुछ प्रोवाइड कर पाएगा। अब वो खुद ही डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव आ गया, तो रिएक्शन के बाद खुद ही नहीं कुछ बचा, तो हमें क्या देगा, तो उसे हमें बाहर से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, जब वो केमिकल रिएक्शन को क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आगे का जो है हम लोग फर्दर लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।